प्लासी के लड़ाई के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर की लड़ाई होता है, जिसमें मीर कासिम इंग्रेज के साथ लड़ते हैं। मीर कासिम के साथ नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्पायर, ये साथ दिए थे, इनके दोस्त थे। द कंपनी डिपोज मीर कासिम एंड अगेन अपॉइंटेड मीर जाफर द नवाब। ह्यूज सम of were again obtained by the officials to the company at the present and Bridge। इस लड़ाई में मीर कासिम और उसके बाहिनी हार जाते हैं और मिर्जाफर, जो प्लासी के लड़ाई में ब्रिटिश के साथ देने के लिए उनको राजा बना दिया गया था, वो उनको हटा के मीर कासिम को बैठाया गया था उस गद्दी में। फिर मीर कासिम जब ब्रिटिश के जो मंशा था वो समझ में आ गया, तो मीर कासिम ब्रिटिश के हाथ के कठपुतली नहीं बनना चाहते थे और इसी के लिए मीर कासिम को गद्दी से हटाने के लिए बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर का लड़ाई हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के लड़ाई में मीर कासिम हार गए थे और उसके बाद फिर मीर जाफ़र को गद्दी में बैठाया गया था और बहुत ज़्यादा उनसे पैसा लिया गया था। उसके बाद बक्सर के जो लड़ाई था ये मेनली इन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद से जो कंपनी का जो शासन है वो पूरे बंगाल में और धीरे धीरे उसके बाद इंडिया में लागू होना चालू हो गया। इसके बाद ब्रिटिश लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, चाहे सीधे तरीके से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, वो लोग एक के बाद एक मैसूर, पंजाब, सिंध अपने कब्जे में करने लगे। मैसूर के साथ 4 बार लड़ाई हुआ था। पहले जो 2 बार लड़ाई हुआ था उसमें किसी भी साइड में किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ था। आखिर में जो 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान हार गए थे और वो अपने राजधानी को बचाते हुए, श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए मारे भी गए थे। उसके बाद ब्रिटिश लोग मराठा लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए अग्रसर हुए थे और उसके 3 मराठा लड़ाई हुआ था। इन द 1770 एन इंटेंस पावर स्ट्रगल बिगन अमंग द मराठा चीफ्स, द टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर डिसयूनिटी द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास। दिस लेड टू द 3 एंग्लो मराठा वार्स। 1775 से लेकर 18 तक 3 बार मराठाओं के साथ लड़ाई हुआ था और मराठा लोग एकत्रित नहीं थे। इसी के लिए फ़ायदा उठा के ब्रिटिश लोग मराठाओं को बार बार आक्रमण करते रहे। आखिर में 1817 में 3rd एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव सेकेंड को हरा के और मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश लोग अपने कब्जे में कर लिए थे। उसके बाद ब्रिटिश लोग सिंध को अपने कब्जे में करने के लिए आक्रमण किए। सिंध को अपने कब्जे में करने का मेन कारण था अफ़गानिस्तान को, सिंध को बेस करके अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में करना, और सिंध का बहुत ज़्यादा कमर्शियल महत्वपूर्ण भूमिका भी था उन लोगों के व्यापार में। सिंध के बाद पंजाब को 1844 में पंजाब को वो लोग आक्रमण किए और पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद अवध को आक्रमण करके अवध को भी अपने कब्जे में कर लिए थे। अवध को इस चार्ज में अपने साम्राज्य के साथ जोड़ लिए थे, क्योंकि ये बताया गया था कि अवध जो राज्य है उसके राजा उसको सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे। कुशासन के बहाना देकर अवध को अपने कब्जे में कर लिए थे। ये लॉर्ड डालहौसी के एक तरह का एक पॉलिसी था, जिसके तहत ब्रिटिश जो एक्सपेंशन जो नीति है, ब्रिटिश के जो राज्य विस्तार का जो नीति है, उसके बलिदान हो गया। ब्रिटिश अपने राज्य विस्तार के लिए बहुत सारा नीति अपनाए थे, जिसमें एक सब्सिडरी अलायंस था जिसको औपचारिक संधि कहा जाता है। ये लॉर्ड वेलेस्ली का एक नया एक एक्सपेंशन पॉलिसी है, जिसके तहत जो राज्य ब्रिटिश के अधीन में आ जाएंगे, ब्रिटिश को प्रभाव को मान लेंगे, उसको ब्रिटिश क्या करेंगे, ब्रिटिश उनको बाकी दुश्मन राज्यों से बचाएंगे।
ये सब्सिडरी अलायंस का मेन लक्ष्य था। सब्सिडरी अलायंस के तहत जो राज्य इस संधि के साथ अंतर्भुक्त होंगे उनको बहुत सारा नियम कानून मान के चलना होगा। जैसे इंडियन राज्यों के अंदर ब्रिटिश के एक सेना का ग्रुप रहेगा। इंडियन राजा लोग बिना ब्रिटिश के परमिशन के किसी भी दूसरे देशों के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं बना सकते हैं। ब्रिटिश का जो आर्मी बाहिनी उस राजा के राज्य में रहेगा, उसके सारे खर्च की जिम्मेदारी ब्रिटिश नहीं उठाएंगे, उसी राज्य को उठाना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारा नीति से आप बांध दिए थे एक तरह से। मतलब ये देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये क्या था, ब्रिटिश लोगों का एक एक्सपेंशन पॉलिसी था, राज्य विस्तार का एक नीति था, जिसके तहत वो लोग पहले निज़ाम को, अवध के राजाओं को, मराठाओं को, राजपूत को अपने इस संधि में अंतर्भुक्त कर लिए थे। सिर्फ सब्सिडरी अलायंस नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में 1798 से लेकर 1805 तक, वो बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी थे और वो फ्रांस लोगों से इंडियन राजाओं को दूर रखने के लिए ये नीति एक तरह से अपनाए थे, ताकि कोई भी देशीय राज्य बाकी जो फ्रांस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर सके और ब्रिटिशों का शक्ति अक्षुण्ण रह जाए, मतलब एकदम कायम रह जाए। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड डालहौसी आते हैं, गवर्नर जनरल। 1848 से लेकर 1856 तक उनका कार्यकाल का समय है। वो भी एक नया नीति लेकर आए थे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, व्यय संपत्ति का नियम। इस नीति के तहत जो भी राज्य अपने, जो भी देशीय राजा, भारत के जो भी राजा जिसके कोई मेल हेयर नहीं रहेगा, मतलब उत्तराधिकारी कोई लड़का नहीं रहेंगे, उनके राज्य को ब्रिटिश अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। ये छोड़कर भी मिस गवर्नर, अगर किसी भी राज्य ब्रिटिश को लगेगा कि ये कुशासन हो रहा है, सही से वो राजा चला नहीं पा रहा है, तो उस राज्य को भी इस नीति के तहत ब्रिटिश अपने अंडर में कर लेंगे। तो इसके तहत सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को अपनाने में मजबूर हो गए थे। ये सब करके धीरे धीरे पूरे इंडिया के ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटिश अपने कब्ज़े में कर लिए थे। उसके बाद नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो प्रशासन व्यवस्था, वो चालू किए थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के। वो बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था चालू किए थे, जिसमें वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों को प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसीज बना दिए थे और सब प्रेसिडेंसीज को गवर्नर शासन करेंगे और जो सुप्रीम हेड रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन व्यवस्था का, वो गवर्नर जनरल रहेंगे। वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल थे और बहुत सारे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन वो क्या किए थे, चालू किए थे। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टैब्लिश। एक नए तरीके से जो जस्टिस है, नया व्यवस्था है, वो चालू किए थे। उसमें 2 कोर्ट बनाए थे, एक तो क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहते हैं, एक सिविल कोर्ट जो दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में जो ज़मीन से संबंधित जो भी केस होता है वो किया जाता है। फौजदारी अदालत में जो गुनाह से लेकर, जुर्म से लेकर, चोरी डकैती या दूसरे कोई जुर्म का कोई भी घटना हो, उसका विचार होता था क्रिमिनल कोर्ट में। और फौजदारी कोर्ट में ज़मीन संबंधित जो भी केस आता था उसका विचार होता था। मौलवीज और हिंदू पंडित interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil court। सिविल कोर्ट में जो मौलवीज थे और जो हिंदू पंडित थे, वो लोग क्या करते थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताते थे किस तरह से क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है, उन लोगों के जो किताब है उसमें। और क्रिमिनल कोर्ट में काजी और मुफ्ती ये लोग रहते थे कलेक्टर के सुपरविजन में, और वो लोग भी अपने जो धर्मशास्त्र होता है, अपने जो कुरान होते हैं, अपने जो धार्मिक किताब है जिसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, जो किस तरह से विचार होना चाहिए, किस चीज़ के लिए कैसा विचार होना चाहिए, क्या नियम कानून लिखा है, उस हिसाब से विचार होता था। मौलवी और हिंदूज लोग
इसमें मदद करते थे और मुस्लिम लोगों में से काजी लोग मदद करते थे। उसके बाद 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज और हिंदू लॉज थे और जो मुस्लिम लॉज थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए यूरोपियन जो जज थे उनको मदद करने के लिए इन दोनों धर्म के जो पंडित लोग हैं, मेजर प्रॉब्लम दैट वाज द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन देयर schools of धर्मशास्त्र टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। द 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंप्लाई द जायजेस ऑफ हिंदू ब्राह्मणों को बोला गया कि उनके जो धर्मशास्त्र में जो भी लॉ है, नियम कानून है, उसको एक साथ करें। और एन बी हेल्हेड ट्रांसलेट दिस जायजेस इनटू द इंग्लिश, और हेनरी हेल्हेड को दिया गया कि वो जो नियम कानून है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। और मुस्लिम जो लॉज है उसको भी कंपाइल किया गया यूरोपियन जज के बेनिफिट के लिए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। 1773 में एक नया सुप्रीम कोर्ट बना। वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील ऑफ सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कोलकाता, और एक निजामत अदालत भी कोलकाता में बनाया गया। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर। जो प्रिंसिपल जो इसके मेन जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन काम था रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना, एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्प द जज। और उसके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आइन कानून को रक्षा करना ये कलेक्टर का काम था, और जज को हेल्प करना। पुलिस ऑफिसर एंड दारोगास हिज ऑफिस एंड Collectorate become the new center of the power of the patronage, thus steadily replaced previously holder the authority। और पुलिस ऑफिसर दारोगास को आइन कानून रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है। और ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिफेंस justice through a number of civil and criminal courts who were the judge। In 1865 हाई कोर्ट was established at कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। 1865 में हाई कोर्ट बनाया गया कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में, इंडिया में। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल। ब्रिटिश एक नया नियम कानून का एक धारणा लेकर आए, जिसके मुताबिक वो लोग चाहते थे कि चाहे वो किसी भी जो आइन के सामने सभी लोग एक बराबर हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, जात पात के हो, किसी भी क्लास के हो, किसी भी भाषा भाषी के हो, किसी भी जेंडर, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, सभी लोग आइन के सामने एक समान है। ये धारणा, ये नियम कानून लेकर वो लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट लेकर वो लोग अपने आइन कानून को चालू किए थे। लेकिन आखिर मतलब असली में ये आइन कानून नहीं माना जाता था। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सिर्फ कहने के लिए ही था। जो अंग्रेज़ लोग होते थे उनके विचार बस अंग्रेज़ लोग ही कर सकते थे, और जो इंडियन लोग हैं उनके विचार अंग्रेज़ लोग करेंगे, और उन लोगों को कम मतलब गुनाह के लिए ज़्यादा सज़ा होगा, लेकिन जहाँ पे अंग्रेज़ लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा गुनाह के लिए कम सज़ा होगा। तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर जो लॉ था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट इन लोगों के बातों से था, लेकिन असली में ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे करते करके धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एक व्यापारी संस्था से एक राजनीतिक क्षमता में परिवर्तित हुए इंडिया में, और वो लोग इंडिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिए, और 200 साल तक वो लोग अपने देश में राज करते रहे।